हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप सब लोग? सब बढ़िया। बच्चों, फिजिक्स जो है वो हमें बहुत कुछ सिखाती है। जो रियल लाइफ से जुड़ी हुई हमारी रोजमर्रा की जिंदगी है, उससे जुड़ी हुई बहुत सारी बातें हमको फिजिक्स पढ़कर जानने को मिलती है। अब जैसे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जब हमने शुरू किया था तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक चार्ज से शुरू किया था, और मैंने कहा था कि अपना चार्ज हमेशा फुल रखना, हाई रखना। जैसे कहते हैं ना, हाउ इज द जोश, तो आप कहते हो हाई सर, वैसे हाउ इज द चार्ज, तो हाई मैम। फिर हमने जब चैप्टर 1 फिनिश किया, हम चैप्टर 2 पर आए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पर आए, तब मैंने आपसे बोला था कि भैया हम सब में है, पता नहीं होता है, कोई और दूसरा जगा के चला जाता है, पोटेंशियल हम सब में होता है ना। उसी तरीके से अब पोटेंशियल जो है बेटा वो खत्म हो रहा है। मतलब बेसिकली ये जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है, ये आज आखिरी लेक्चर है, इसके ऊपर खत्म हो जाएगा। और फिर आगे से हम कंडक्टर्स के बारे में और कैपेसिटेंस के बारे में कुछ और बातें जानेंगे, ठीक है। बट ये याद रखना कि देयर इज नो ट्रू मीनिंग ऑफ एंडिंग। जब हम कहते हैं ना यार खत्म हो गया, फिनिश हो गया, उफ, चलो रिलैक्स करते हैं। देखो, आपको बेटा नेगेटिव इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक भागते रहना है, भागते रहना है, और जो खुशियां और सेटिस्फैक्शन है वो उसी के बीच आपको मिलने वाली है ना। तो उनको ढूंढना है उसी के बीच, लेकिन खत्म कुछ नहीं होगा। हर एक चीज नई बिगिनिंग होगी, नई शुरुआत होगी, ठीक है। सो देयर इज नो ट्रू मीनिंग ऑफ एंडिंग बट टू न्यू बिगिनिंग। तो बेटा अपन शुरू करने वाले हैं अगले लेक्चर में, है ना, नया टॉपिक। लेकिन अभी फिलहाल इस लेक्चर में फिजिक्स में आप क्या पढ़ने वाले हो जान लो। अभी तक बेटा आपने शेल्स के बारे में ज्यादा क्वेश्चंस नहीं करा है। खास तौर पे नीट के बच्चों के लिए जो शेल्स हैं, शेल्स के ऊपर काफी अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। तो बेटा जो आज का टॉपिक होगा वो होगा कंबाइंड पोटेंशियल ऑफ चार्ज्ड ड्रॉप्स। अगर कुछ बूंदों में पोटेंशियल है और सारी जितनी भी बूंदों में कुछ चार्ज है उनको ज्वाइन कर दिया जाए, कंबाइन कर दिया जाए, तो कंबाइंड पोटेंशियल क्या होगा उसके बारे में जानेंगे। कॉमन पोटेंशियल के बारे में जानेंगे। मान लो दो चार्ज्ड स्फीयर्स हैं और उनको हमने कनेक्ट कर दिया, तो कॉमन पोटेंशियल के बारे में जानेंगे। उसके बाद चार्ज्ड स्फेरिकल कंडक्टर्स या शेल्स के जो पोटेंशियल हैं वो कॉन्सेंट्रिक शेल्स भी हो सकते हैं ना। तो ये टॉपिक्स जो हैं ये नीट के लिए बेटा काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, और इसमें कुछ टॉपिक सीबीएसई के लिए भी काफी खास है, जैसे कंबाइंड चार्ज ड्रॉप्स, ठीक है, या फिर कॉमन पोटेंशियल, ये सीबीएसई में भी आते हैं। तो मिला जुला के आप दोनों ही, जितने जो भी कैटेगरी के बच्चे, वैसे तो अभी आपने शुरुआत करी है 12th की, तो दोनों ही कैटेगरी के बच्चे पढ़ लें तो बहुत अच्छा है, ठीक है। तो ध्यान से पढ़ना। मैं फिर से आपको बार बार एक ही बात कहती हूँ कि आप कॉपी निकाल लो। जैसे ही लेक्चर शुरू होता है, प्रियंका मैम जैसे ही पढ़ाना शुरू करेंगे, आपको कॉपी निकाल लेना है, ठीक है। आपके प्रॉपर जो भी पेन पेंसिल जो भी चीजें निकाल के बैठ जाओ, ढंग से नोट्स बनाना है। अभी कुछ 1-2 लेक्चर पहले मैंने आपको नोट्स का कॉन्सेप्ट समझाया था, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया हो, है ना। तो नोट्स बनाना शुरू कर दो, ठीक है। मैं वेट कर रही हूँ, कोई बात नहीं, जल्दी से जो है कॉपी और पेन जो है लेकर आ जाओ। वैसे भी रिकॉर्डेड क्लास है, पहले से लेकर बैठना चाहिए आपको, है ना। ओके, तो बेटा हम कुछ क्वेश्चंस के जरिए जानेंगे कि ये कॉन्सेप्ट क्या है। कुछ क्वेश्चंस के जरिए जानेंगे और कुछ फॉर्मूले यहां से निकल कर आएंगे। ये फॉर्मूले डायरेक्टली आपकी एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में आपको नहीं मिलेंगे। क्वेश्चन करते करते भी कई बार छोटे छोटे कॉन्सेप्ट या छोटे छोटे फॉर्मूले जो है निकल कर आते हैं। तो जो आपका चैप्टर 2 का फॉर्मूला बैंक है, मैंने आपसे कहा था कि चैप्टर वाइज फॉर्मूला बैंक बना लेना, ठीक है। तो जो आपका चैप्टर 2 का फॉर्मूला बैंक है, यहाँ जितने फॉर्मूले निकल कर आएंगे वहां वो फॉर्मूले बैंक में ऐड करते जाना, ठीक है। तो रेडी बच्चा पार्टी, चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है 27 ड्रॉप्स ऑफ सेम साइज, ठीक है। तो यहाँ पे 27 मतलब कि ये 26 भी हो सकता था, 20 कोई भी नंबर हो सकता है। तो इसको ना मैंने बोला n ड्रॉप्स, एक जनरल केस लेकर चलते हैं। तो n ड्रॉप्स, और क्या बोला है, सबका साइज सेम है, मतलब कि सबका जो रेडियस होगा बेटा वो सेम है। आर चार्ज टू 220 वोल्ट, सारे के सारे ड्रॉप्स पर सेम पोटेंशियल है ना, 220 वोल्ट ईच। तो ईच सिंगल ड्रॉप लेट अस से हैज पोटेंशियल कितना, V वोल्ट। एक ड्रॉप के ऊपर V वोल्ट का पोटेंशियल है। दे कंबाइन टू फॉर्म अ बिगर ड्रॉप। अब इन सबको जोड़ा और बिगर ड्रॉप बना दी। तो जो बिगर ड्रॉप है, मान लो इसका जो रेडियस है वो कैपिटल R है। कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ द बिगर। कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ द बिगर, ऑफ कोर्स यहाँ पे ड्रॉप की बात हो रही है ना। तो बड़े ड्रॉप का क्या पोटेंशियल होगा वो अपन को फाइंड आउट करना है। तो अपन ने केस क्या लेकर चला है, फिलहाल केस लेकर चल रहे हैं कि अपने पास n ड्रॉप्स हैं, ठीक है। और n ड्रॉप्स कैसे हैं, आइडेंटिकल हैं, एक जैसे हैं, सारे के सारे आइडेंटिकल हैं, ठीक है।
और सबके ऊपर सेम पोटेंशियल है, ठीक है, सेम पोटेंशियल है सबके ऊपर, ये केस लेकर चल रहे हैं। फिर इनको कंबाइन करके एक बड़ी ड्रॉप बनाएंगे। तो सबसे पहले तो देखो बेटा, सिर्फ एक सिंगल ड्रॉप, आपने 8th क्लास में आई सपोज मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा ये चीज, है ना, लिख दूंगा करिए तो दिक्कत नहीं होगी। n इंटू 4/3 पाई छोटे r का क्यूब बराबर 4/3 पाई बड़े r का क्यूब। बड़ी ड्रॉप का रेडियस कैपिटल R माना था, है ना। सारे ड्रॉप्स को मिला दो तो उनका जो वॉल्यूम बनेगा, है ना, वो बड़ी ड्रॉप के वॉल्यूम के बराबर होगा। तो छोटे और बड़े आर में आप एक रिलेशन जो है यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हो। 4/3 पाई और 4/3 पाई जो है यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो आप लिख सकते हो, ठीक है, R इज इक्वल्स टू n टू द पावर 1/3 R। बड़े ड्रॉप का जो रेडियस है क्यूब रूट ऑफ n टाइम्स छोटा r, है ना, क्यूब रूट ले लोगे तो ये r बचेगा, ये छोटा r बचेगा और ये n की पावर 1/3, ठीक है, याद रख लो। 8th 10th 9th ऐसी किसी क्लास में आपने ये पढ़ा होगा, करेक्ट है। अच्छा, अब बात करते हैं पोटेंशियल ऑफ स्मॉल ड्रॉप, ठीक है, पोटेंशियल ऑफ ईच स्मॉल ड्रॉप, हर छोटी सी बूंद का जो पोटेंशियल है इसको अपन V लिख रहे थे, इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट Ke, ठीक है। मान लो कि जो छोटी ड्रॉप है, ठीक है, जितनी भी छोटी ड्रॉप्स हैं, ऐसी कितनी है टोटल यहाँ पे 27, या हमने एक n फिगर मान के चला, फिर एक बड़ी ड्रॉप बनती है बड़े रेडियस R की। हर छोटी ड्रॉप का पोटेंशियल सेम है, वो तभी हो सकता है जब हर ड्रॉप के ऊपर चार्ज सेम हो। क्यों? पोटेंशियल को अपन लिखते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट टाइम्स Q बाय R, ये लिखेंगे। भैया सारी ड्रॉप आइडेंटिकल है, सेम रेडियस है, सेम रेडियस है, तो जब ड्रॉप्स का रेडियस सेम है, साइज वगैरह सब कुछ सेम है एकदम, है ना, तो चार्ज सेम होगा सबके ऊपर, तभी सबका पोटेंशियल जो है एक जैसा हो सकता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं इन जनरल लेकर चलूं तो यहाँ पे जो टोटल चार्ज बनना चाहिए, टोटल चार्ज जनरल अगर लेकर चलें तो n टाइम्स Q बन जाना चाहिए। Q प्लस Q प्लस Q प्लस Q प्लस Q, पूरे सिस्टम का जो टोटल चार्ज होगा एडिटिविटी Q प्लस Q प्लस Q n टाइम्स, तो NQ। तो जो बड़ी ड्रॉप के ऊपर चार्ज होगा, है ना, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लगा दो, अब कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लगा दो, तो भैया चार्ज जितना पहले था उतना ही अभी होना चाहिए, तो n टाइम्स Q के बराबर होना चाहिए, ठीक है, ओके। अब बड़ी ड्रॉप का पोटेंशियल निकालते हैं, पोटेंशियल ऑफ बिगर ड्रॉप, बिगर ड्रॉप V डैश बोल देते हैं इसको, ठीक है। ये हो जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, बड़ी ड्रॉप के ऊपर चार्ज और बड़ी ड्रॉप का रेडियस, करेक्ट। इसको लिख सकते हैं Ke, बड़ी ड्रॉप के ऊपर जो चार्ज है इसको n छोटा q बाय जो ये रेडियस है ये हो जाएगा n की पावर 1/3 और ये छोटा r। एक काम करो बेटा, ये जो n है ना, ये जो n दिख रहा है आपको, ठीक है, ये अलग कर लो, तो ये हो जाएगा Ke अपॉन छोटा r, है ना, और n के ऊपर पावर 1 माइनस 1/3, तो पावर कितनी हो गई, 2/3 हो गई, 1 माइनस 1/3 तो पावर हो गई 2/3, ठीक है। तो जो बड़ी ड्रॉप का पोटेंशियल है V डैश इज इक्वल्स टू, ये वैल्यू क्या है, Ke बाय छोटा r, ये छोटी ड्रॉप का पोटेंशियल है, तो हम लिख सकते हैं कि बड़ी ड्रॉप का जो पोटेंशियल है वो n टू द पावर 2/3 टाइम्स छोटी ड्रॉप का पोटेंशियल होगा। फॉर्मूला बन गया, समझ आ रहा है। अब चलो फाइंड आउट करके देखते हैं। n यहाँ पे क्या था, नंबर ऑफ ड्रॉप्स 27 ड्रॉप्स थे, तो 27, ठीक है, और छोटी ड्रॉप का पोटेंशियल आपको एक छोटी ड्रॉप के ऊपर 220 वोल्ट का पोटेंशियल गिवन है, 220 वोल्ट, करेक्ट। तो ये n टू द पावर 2/3 का मतलब है 27 टू द पावर 2/3, और v की जगह पे हम क्या रख देंगे, 220। तो 27 का क्यूब रूट निकालोगे तो 3 इंटू 3 तो 3 आया, फिर जो 3 बचा उसका स्क्वायर निकालो, पहले क्यूब रूट निकाल लो फिर स्क्वायर निकाल लो, तो 9 बचेगा। तो ये कितना हो गया, 9 इंटू 220। चलो बेटा मल्टीप्लाई करो, तो 9 2 जा 18 का 8 कैरी 1 1980 वोल्ट। बड़ी ड्रॉप के ऊपर कितना पोटेंशियल आ गया, 1980 वोल्ट। कौन सा ऑप्शन सही है अपना, टिंग टिंग टिडिंग, ऑप्शन डी जो है अपना सही है,
ठीक है, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करके हमने कंक्लूजन क्या निकाला है, ठीक है। चलो केस लिख देते हैं यहां पे, केस n identical drops having same potential will have same charge, will have same charge। पहले तो ये, ठीक है, if they combine to form a bigger drop, ठीक है, तो चार्ज on bigger drop is equals to n times q, ठीक है, n times q। n identical drops having same potential will have same charge, इस same charge को अपन ने q मान लिया, ठीक है, ओके। एक तो ये, दूसरा रेडियस विल बी n to the power 1/3 छोटा r, where r is radius of bigger drop, ठीक है, and छोटा r is radius of smaller drop, ठीक है, ओके, हाँ जी। उसके बाद पोटेंशियल ऑफ बिगर ड्रॉप n to the power 2/3 पोटेंशियल ऑफ स्मॉलर ड्रॉप, ठीक है, where v dash potential of bigger drop and v potential of स्मॉलर ड्रॉप। तो बच्चा पार्टी नोट कर लेने का है, आपको बोला था नोट्स बना लेना, फटाफट नोट्स बना लो, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। चलिए जी आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। टू चार्ज्ड स्फेरिकल कंडक्टर्स ऑफ रेडियाई r1 एंड r2 आर कनेक्टेड बाय अ वायर। चलो सुंदर वाले कंडक्टर्स अपन ले लेते हैं। तो अपने पास एक और दो, ऐसे दो चार्ज्ड कंडक्टर्स हैं, ठीक है, और फिर अपन ने क्या करा, इनको एक वायर से जोड़ दिया, ठीक है, ये लो, इनको एक वायर से जोड़ दिया। इनका जो रेडियस है, एक का r1 है और एक का रेडियस कितना है r2, r1 r2 इनके रेडियाई है, ठीक है, ओके। सो टू चार्ज्ड बोला है, ये पहले से चार्ज्ड थे, ठीक है, तो इसके ऊपर अपन ने चार्ज को q1 मान लिया और इसके ऊपर अपन ने चार्ज को q2 मान लिया। अब इसको वायर से कनेक्ट करा है। सो द रेशियो ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना होगा। पहली बात तो बेटा ये देख लो यहाँ पे कि जब हम इनको कनेक्ट करेंगे, मान लो पोटेंशियल इसका v1 था और इसका पोटेंशियल कितना था v2, पहले से इसके ऊपर चार्ज है, इसके ऊपर पहले से चार्ज है, तो v1 v2 इनके इंडिविजुअल पोटेंशियल थे। तो v1 को अपन क्या लिख सकते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट ke q1 बाय r1, v2 को क्या लिख सकते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट ke q2 बाय r2, ठीक है। जब हम इनको कंबाइन करते हैं, ठीक है, व्हेन वायर वाज कनेक्टेड, व्हेन वायर वाज कनेक्टेड, जब इनको अपन ने वायर से जोड़ दिया, ठीक है, तो वायर से जोड़ने के बाद जो भी इसका पोटेंशियल था और जो भी इसका पोटेंशियल था वो इक्वल हो जाना चाहिए। दे मस्ट अटेन कॉमन पोटेंशियल, ठीक है, क्योंकि अगर इन दोनों के ऊपर डिफरेंट चार्ज है तो हम मान सकते हैं कि एक के ऊपर हायर पोटेंशियल हो सकता है, एक के ऊपर लोअर पोटेंशियल होता है। अब जैसे ही इनको कनेक्ट करेंगे तो चार्ज हायर टू लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो करेगा। कब तक, जब तक पोटेंशियल बराबर ना हो जाए। ये बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल है चार्ज के फ्लो का। तो हम लिख सकते हैं कि आफ्टर सम टाइम जो भी v1 की वैल्यू है v2 के बराबर होनी चाहिए थी, कॉमन वैल्यू के बराबर हो जानी चाहिए। इसको अपन लिख सकते हैं क्या, ke, देखो इनको इक्वल करोगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट कैंसिल हो जाएंगे, क्या मिलने वाला है बेटा आपको, q1
अपॉन R1 इज इक्वल्स टू Q2 अपॉन R2, ठीक है। और यहां से आप क्या कंक्लूड कर सकते हो, यहां से आप कंक्लूड कर सकते हो Q1 बाय Q2, Q1 बाय Q2 किसके बराबर हो जाना चाहिए बेटा, R1 बाय R2 के, R1 बाय R2 के बराबर हो जाना चाहिए। अगर बात करी जाए सरफेस चार्ज डेंसिटी की सिग्मा 1 बाय सिग्मा 2 की, ठीक है, सिग्मा क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया, तो सिग्मा 1 को क्या लिख सकते हैं, Q1 अपॉन पहले वाले का एरिया 4 पाई R1 स्क्वायर, और इसको क्या लिख देंगे 4 पाई R2 स्क्वायर बाय Q2। सिग्मा 2 को लिखोगे Q2 बाय 4 पाई R2 स्क्वायर, 4 पाई R2 स्क्वायर को ऊपर ले जाओ, ठीक है, क्लियर है। तो जाहिर सी बात है, देखो यहाँ पे क्या हो गया, 4 पाई कैंसिल। नेक्स्ट लाइन पे आप लिख सकते हो सिग्मा 1 बाई सिग्मा 2 इज इक्वल्स टू Q1 अपॉन Q2 की वैल्यू क्या है, देखो यहाँ पे R1 बाई R2 है, तो Q1 अपॉन Q2 की जगह पे R1 बाई R2 रख दो, इनटू R2 बाई R1 का होल स्क्वायर। तो एक R2 से एक R2 और एक R1 से एक R1 कटा, तो रेशियो किसके बराबर आ गया बेटा, ऊपर R2 और नीचे R1। तो सिग्मा 1 बाई सिग्मा 2 किसके बराबर आ रहा है, R2 बाई R1। कौन सा सही है, ऑप्शन बी, R2 बाई R1, ऑप्शन बी सही है। क्लियर हो गया। तो पहले हमने पढ़ा कि अगर सिंपली ड्रॉप के ऊपर अलग अलग पोटेंशियल है कंबाइन करते हैं, तो जो कॉमन पोटेंशियल, जो मतलब सारे ड्रॉप्स को मिलाकर बड़ी ड्रॉप बनी, उस पर कितना पोटेंशियल होगा। फिर दो अलग अलग कंडक्टर्स थे अपने पास, स्फेरिकल कंडक्टर्स थे, दो अलग अलग, उनके ऊपर अलग अलग चार्ज है, अलग अलग पोटेंशियल है, उनको अपन ने वायर से जोड़ा, ठीक है। वायर से जोड़ने के बाद सरफेस चार्ज डेंसिटी का क्या रेशियो आ रहा है, R2 बाई R1, ये अपन ने पढ़ लिया, ठीक है। तो बेटा अब अगला सवाल देखते हैं, ठीक है। Two metal spheres, one of radius capital R and the other of radius 2R respectively have the same surface charge density sigma, ठीक है। देखो ये दो स्फीयर्स हैं, एक का रेडियस बेटा R है और एक का जो रेडियस है वो 2R है। इन दोनों का जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो बराबर है, सिग्मा 1 सिग्मा 2 दोनों सिग्मा के बराबर है। दे आर ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट एंड सेपरेटेड। जाहिर सी बात है कि इनका जो भी चार्ज होगा, ठीक है, Q1 और Q2, जब इनको आप टच करोगे, सेपरेट करोगे, तो वो रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो मान लो इनिशियली Q1 Q2 चार्जेस थे और अब Q1 डैश और Q2 डैश चार्जेस हैं। सिग्मा 1 डैश और सिग्मा 2 डैश जो है ये इनकी नई सरफेस चार्ज डेंसिटीज हैं। What will be the new surface charge densities on them? तो ये जो नई सरफेस चार्ज डेंसिटीज हैं ये क्या होंगी, ये अपन को बताने का है, ठीक है। बेटा देखो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो आप लिख सकते हो इनिशियली, ठीक है, Q1 क्या होगा, Q1 होगा सरफेस चार्ज डेंसिटी इंटू एरिया, तो सिग्मा इंटू एरिया 4 पाई R स्क्वायर, ठीक है। ऐसी अगर मैं पूछूं कि Q2 क्या होगा, तो सिग्मा, ठीक है, और जो सेकेंड वाला जो स्फीयर है वो हो जाएगा 4 पाई 2R का स्क्वायर, ये एरिया हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप इस तरीके से लिख सकते हो, कैसे, 4 पाई R स्क्वायर, ठीक है, देखो 4 पाई R स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, सिग्मा आगे था यहाँ पे 4 लिख दिया। अब अगर इन दोनों को कंपेयर करो गौर से, तो सिग्मा 4 पाई R स्क्वायर, ये पोर्शन बेटा ये Q1 है, तो Q2 को आप लिख सकते हो 4 टाइम्स Q1, या फिर Q1 को लिख सकते हो Q2 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। तो इनिशियली Q1 और Q2 का जो रेशियो है ये अपन को समझ में आ रहा है। अच्छा, अपन को एक और चीज पता है कि जब अपन को टच करके अलग करेंगे तो इनका पोटेंशियल बराबर होना चाहिए, है ना। फाइनली जैसे ही हम इनको टच करेंगे, जो भी लो पोटेंशियल और हाई पोटेंशियल, जो पोटेंशियल डिफरेंस रहा होगा, तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जो पॉजिटिव चार्ज है वो फ्लो करेगा, ठीक है, सो दैट दोनों का पोटेंशियल बराबर हो जाए। अब जब पोटेंशियल बराबर हो जाएगा तो आपको क्या मिलने वाला है बेटा, Q1 डैश, इसका रेडियस R था और इसका रेडियस था 2R, बाय R बराबर Q2 डैश बाय 2R। इन शॉर्ट आपको क्या मिलेगा, Q1 डैश की वैल्यू मिलेगी Q2 डैश बाय 2, ठीक है। ये जो इक्वेशंस मैंने यहाँ लिखी है इनको मैं फिर से लिख रही हूं एक बार, तो आप देखते जाना, ठीक है। सबसे पहले तो
इनिशियली अपन को क्या पता चला कि जो Q1 है उसको अपन लिख सकते हैं सिग्मा इंटू 4πr², और Q2 को क्या लिख सकते हैं सिग्मा 4π2r का स्क्वायर। तो r² रहने दो, 2 का स्क्वायर 4 अलग कर दो। इन दोनों को कंपेयर किया है ना, तो अपन को मिला कि जो Q1 है इसको अपन लिख सकते हैं Q2/4, या ये कह लो कि यहाँ पे देखो ये Q1 बन जाएगा, तो Q2 जो है 4 टाइम्स Q1 है। ठीक है, तो Q1 ऑफ कोर्स कितना होगा, ये दो आपको इनिशियली चार्ज की रिलेशन मिल रही है। ठीक है, और अगर फाइनली बात करी जाए तो फाइनली आपको मिला है Q1 डैश बराबर Q2 डैश बाई 2, या फिर ये कह लो कि जो Q2 डैश है वो Q1 डैश के 2 गुना है। ठीक है, बट हमको पता है कि चार्ज जो है वो कंजर्व्ड रहना चाहिए। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज प्रिंसिपल लगाते हैं, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, चार्ज कंजर्व्ड रहना चाहिए, है ना। तो इनिशियल जो टोटल चार्ज है Q1 प्लस Q2 वो Q1 डैश प्लस Q2 डैश के बराबर होना चाहिए। बेटा इसको जो है अपन दो सेपरेट ब्रांचेस में लेकर चलते हैं, क्यों बताती हूँ। एक बार ये पूरा जो है इन टर्म्स ऑफ Q1 एंड Q1 डैश लिखते हैं, और एक बार इन टर्म्स ऑफ Q2 एंड Q2 डैश लिखते हैं, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो जब अपन इन टर्म्स ऑफ Q1 एंड Q1, तो Q1 को देखो क्या लिख सकते हो, Q1 को लिख सकते हो Q1 इक्वल्स टू Q2/4। ठीक है, कहाँ गया भैया, हाँ Q2 को सब्स्टिट्यूट करोगे 4 टाइम्स Q1। ठीक है, तो यहाँ पे Q1 एज इट इज और Q2 को 4 टाइम्स Q1 लिख दो, इज इक्वल्स टू Q1 डैश एज इट इज, और Q2 डैश कहाँ है ढूंढो, ये रहा है ना, इसको लिख दो 2 टाइम्स Q1 डैश। क्या बनेगा यहाँ पे 5 टाइम्स Q1 बराबर 3 टाइम्स Q1 डैश। ठीक है, क्या बनेगा 5 टाइम्स Q1 की वैल्यू देखो क्या थी, ये इक्वेशन 1 मान लो और ये इक्वेशन 2 मान लो। Q1 की वैल्यू है सिग्मा 4πr², ये Q1 की वैल्यू है, 3 को यहाँ ले आओ। ठीक है, ये हो गया Q1 डैश। अच्छा, अब एक काम करो, ये पूरा फैक्टर जो है इसको उधर ले जाओ। ठीक है, जब उधर ले जाओगे तो अगला स्टेप क्या बन जाएगा, Q1 डैश बाय 4πr², और इधर क्या बचेगा, ये 4πr² उधर ले गए तो 5/3 सिग्मा बचेगा, 5/3 सिग्मा। समझ आ रहा है बेटा। ठीक है, अच्छा ये देखो जो अब नया चार्ज है स्फीयर 1 पे डिवाइडेड बाय स्फीयर 1 का एरिया, इसको अपन कह सकते हैं सिग्मा 1 डैश। नई सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी आ रही है, 5/3 सिग्मा आ रही है। अब सिमिलरली इसको अपन एक बार Q2 और Q2 डैश के टर्म्स में लिखते हैं इक्वेशन को। ठीक है, तो यहाँ पे Q2 के टर्म्स में लिखना है, तो Q1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। Q1 कितना था, Q2/4, तो आप लिखोगे Q2/4 प्लस Q2 इज इक्वल्स टू Q1 डैश सब्स्टिट्यूट करो, कितना था Q2 डैश बाय 2 प्लस Q2 डैश। ठीक है, यहाँ पे देखते जाओ, यहाँ पे ये जो इक्वेशंस है और ये जो इक्वेशंस है इनको यूज किया। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 5/4 Q2 बराबर 3/2 Q2 डैश। ठीक है बेटा, नोट कर लिया, नहीं किया करो, है ना, नोट कर लेना अच्छे से, बोला था ना नोट्स अच्छे बनाने अपन को। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा देखो, ये 2 2 जा 4, तो ये हो गया, 3 को नीचे ले आओ तो 5/6, 3 नीचे आ जाएगा 5/6। Q2 की वैल्यू रखो, यहाँ पे अपन ने क्या करा था, Q1 की वैल्यू लिखी थी, ये वैल्यू कहाँ से आई थी, फ्रॉम 1, है ना। अब यहाँ पे Q2 की वैल्यू पुट करो, कहाँ से, फ्रॉम 2 से, सिग्मा 4πr² इंटू 4, ये Q2 की वैल्यू है, इज इक्वल्स टू 3 आ चुका है, यहाँ पे Q2 डैश बचा है, Q2 डैश बचा है। ठीक है, अब ये जो फैक्टर आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये फैक्टर क्या था, सेकेंड स्फीयर का एरिया, तो इसको उधर ले जाओ। ठीक है, क्या मिलेगा फटाक से, आ गया आंसर, 5/6 सिग्मा इज इक्वल्स टू Q2 डैश बाय 4πr² टाइम्स 4, ये आपका सिग्मा 2 डैश, सेकेंड स्फीयर का चार्ज बाय उसका एरिया सिग्मा 2 डैश। तो क्या 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 आंसर है आपके, आंसर देख लो बेटा क्या क्या आ रहे हैं अपन के, एक आ रहा है 5/3 सिग्मा,
और एक आ रहा है 5/6 सिग्मा। ठीक है, तो नई सरफेस चार्ज डेंसिटीज क्या होंगी वो पूछा हुआ था, अपन ने क्या कर लिया कि अगर कुछ n ड्रॉप्स हैं, उनके ऊपर कुछ चार्ज है, इक्वल पोटेंशियल है, कंबाइन होते हैं, बड़ी ड्रॉप बनती है, उस पर क्या पोटेंशियल होगा। ठीक है, एक तो ये कर लिया। फिर दो स्फीयर्स हैं, उनको चार्ज कर दिया, फिर कनेक्ट करके अलग कर दिया, तो कैसे कॉमन पोटेंशियल इक्वल हो जाता है, तो चार्ज और रेडियस का क्या रेशियो है, सरफेस चार्ज डेंसिटी कैसे निकालते हैं, तो ये कुछ प्रॉब्लम्स कर लिए। तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। टू कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स ऑफ रेडियाई कैपिटल R एंड स्मॉल r हैव सिमिलर चार्जेस with equal surface charge densities sigma, what is the electric potential at their common center। तो अपने पास क्या है, कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स है। ठीक है, रेडियाई क्या है, कैपिटल R एंड स्मॉल r हैव सिमिलर चार्जेस विथ इक्वल सरफेस चार्ज डेंसिटीज। इस पर सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है। ठीक है, इस पर भी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है। Q1 इसका चार्ज मान लेते हैं और इसके ऊपर अपन मान लेते हैं Q2 चार्ज है। ठीक है, सो व्हाट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट देयर कॉमन सेंटर। तो यहाँ पर O पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, ये अपन को फाइंड आउट करना है इन टर्म्स ऑफ ABCD। ठीक है, इसके अलावा और कुछ बोला नहीं है, बस इतना ही बोला है कि रेडियाई इनके जो है आप R और कैपिटल मतलब बेसिकली इसका कैपिटल R मान लेते हैं, स्मॉल r ऐसे दिया हुआ है। अब बेटा सबसे पहले तो ये ध्यान देना कि अपन पोटेंशियल जब निकालेंगे, इसको मैंने 1 नंबर दे दिया और इसको मैंने 2 नंबर दे दिया, है ना। तो चार्ज के चारों तरफ जो भी स्पेस है उस पर अपन को पोटेंशियल निकालना है। सबसे पहले अपन बात करते हैं किसकी, स्फीयर 1 की। स्फीयर 1 की बात करते हैं। ठीक है, तो स्फीयर 1 पे जो भी टोटल पोटेंशियल है उसको मैंने V1 लिख दिया। क्या लिख दिया बेटा, V1। ठीक है, तो स्फीयर 1 पे अब उसके आसपास जितने भी चार्जेस है देख लो, तो एक तो 1 के ऊपर ही चार्ज है Q1, तो Q1 की वजह से 1 पर पोटेंशियल होगा। Q1 इसके सरफेस पे है ना, तो कितना पोटेंशियल हो जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट KE Q1, ठीक है, डिवाइडेड बाय ये जो छोटे वाले स्फीयर का रेडियस है R। अब इस 1 सरफेस के चारों तरफ दूसरा एक और चार्ज है Q2, है ना, और हमने पढ़ा है कि ये जो भी Q2 के सरफेस पे जो भी पोटेंशियल होगा, सेकेंड सरफेस पे जो भी पोटेंशियल होगा Q2 की वजह से, उतना उसके इंटीरियर में होना चाहिए। करेक्ट। ठीक है, तो Q2 जितना अपने सरफेस पे पोटेंशियल क्रिएट करेगा उतना ही अपने अंदर क्रिएट करेगा, मतलब इंटीरियर में क्रिएट करेगा। तो Q2 के सरफेस पे Q2 की वजह से जो पोटेंशियल होना चाहिए था वो होना चाहिए था KE Q2/R, ये उसके सरफेस पे होना चाहिए था और वही अंदर होना चाहिए था। तो Q2 की वजह से यहां पर उतना ही पोटेंशियल होगा। तो टोटल पोटेंशियल जो स्फीयर 1 पे बन रहा है Q1 की वजह से वो ये रहा और Q2 की वजह से वो ये रहा। अब बात करते हैं किसकी, पोटेंशियल ऑन स्फीयर 2। तो Q2 की वजह से खुद पर कितना पोटेंशियल है, KE Q2/R, KE Q2/R। ठीक है, अब ये जो अंदर वाला जो स्फीयर है ये बाहर कितना पोटेंशियल क्रिएट करेगा। अब ये जो Q1 है ये बिहेव करेगा कि ये सेंटर पे रखा हुआ है। Q1 कैसा बिहेव करेगा कि ये सेंटर पे रखा हुआ है। तो अगर ये सेंटर पे रखा हुआ है तो इससे R डिस्टेंस दूर जाओगे तो पोटेंशियल कितना मिलेगा, KE Q1/R, ये पोटेंशियल मिलेगा। ठीक है बेटा, ओके। अब अगर मैं आपसे पूछूंगी बेटा इसका जरा पोटेंशियल डिफरेंस मुझे निकाल के बताना, V1 और V2 का पोटेंशियल डिफरेंस मेरे को निकाल के बताओ। तो अगर मैं यहाँ पे V1 माइनस V2 करूं तो क्या मिलना चाहिए, ध्यान से देखना। कोई ऐसी टर्म है जो सेम दिख रही है आपको, देखो KE Q2/R ये टर्म सेम है। अगर आप डिफरेंस निकालोगे तो ये KE Q2R और ये KE Q2R जो है ये कैंसिल हो जाएगा और आपको डिफरेंस में क्या मिलना चाहिए, ध्यान से देखना। V1 माइनस V2 निकाल रहे हैं तो देखो KE Q1 दोनों में कॉमन आ सकता है। KE Q1 को अपन ने कॉमन ले लिया, ठीक है, और ब्रैकेट में क्या बच रहा है बेटा, 1 अपॉन छोटा r माइनस 1 अपॉन बड़ा r। करेक्ट। अब गौर से देखना बच्चा, जो छोटा r है वो छोटा है, छोटा r क्या है, छोटा है किससे, बड़े r से। छोटा r बड़े r से छोटा है ना। इसका क्या मतलब हुआ कि 1 बाई छोटा r बड़ा होगा 1 बाई बड़े r से। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि 1 बाई छोटा r माइनस 1 बाई बड़ा r, ये क्या होगा, जो भी होगा ये ग्रेटर देन 0 होगा।
क्योंकि ये फैक्टर बड़ा है तो ग्रेटर देन 0 हुआ। इसका मतलब क्या हुआ, हमने V1 माइनस V2 निकाला था, है ना, तो V1 माइनस V2 ग्रेटर देन 0 आ रहा है, मतलब कि जो V1 है वो ग्रेटर देन V2 आ रहा है, V1 ग्रेटर देन V2 आ रहा है। अब V1 क्या है, अंदर वाले स्फीयर का पोटेंशियल, और V2 क्या है, बाहर वाले स्फीयर का पोटेंशियल। तो अगर आपके पास दो कॉन्सेंट्रिक शेल हो, हमने यहाँ पे एक नई चीज सीखी कि अगर हमारे पास दो कॉन्सेंट्रिक शेल हैं और दोनों ही कॉन्सेंट्रिक शेल के ऊपर अपन ने कुछ चार्ज दे दिया, तो अंदर वाले शेल का पोटेंशियल हमेशा बाहर वाले शेल के पोटेंशियल से ज्यादा आता है। अंदर वाले शेल का पोटेंशियल बाहर वाले शेल के पोटेंशियल से ज्यादा आता है, और यही प्रिंसिपल है जो आज आप पढ़ने वाले हो, यही प्रिंसिपल है वैन डे ग्राफ जनरेटर का। वैन डे ग्राफ जनरेटर सीबीएसई से कई सालों से जो था डिलीटेड पोर्शन था, है ना, पर कुछ ऐसे पोर्शन होते हैं जो ऐड भी हो जाते हैं बार बार, मतलब कभी डिलीट कभी ऐड। कोरोना आया तो डिलीट कर दो, कोरोना चला गया तो ऐड कर दो, तो इसीलिए इसकी नॉलेज जरूरी है बेटा। तो सीबीएसई वाले बच्चों आप भी इसको पढ़ लेना, और नीट पर इसका जो प्रिंसिपल है, ये जो मैंने अभी आपको ये कहानी समझाई है ना, ये जो प्रिंसिपल समझाया है, इसके ऊपर सवाल आते हैं। तो आपको पहले तो कॉन्सेप्ट याद रखना है कि इफ टू कॉन्सेंट्रिक शेल्स हैव डिफरेंट चार्जेस, अंदर वाले शेल का पोटेंशियल हमेशा बाहर वाले शेल के पोटेंशियल से ज्यादा ही होगा। मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया, अब एक बार क्वेश्चन को फिर से पढ़ेंगे। पहले तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट को समझ के जो कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट था वो समझ लिया। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, तो क्वेश्चन में बोला है आपको, ठीक है, हैव, चलो जो भी है इनके सिमिलर चार्जेस बोले हैं, है ना। सिमिलर चार्जेस का जो मतलब यूजुअली होता है ना, वो होता है कि भैया दोनों पे या तो पॉजिटिव चार्ज है या तो दोनों पे नेगेटिव चार्ज है, ये मतलब होता है। और इक्वल चार्जेस का मतलब है कि मैग्नीट्यूड भी सेम है ना, ये मतलब होता है। खैर एनीवेज, सो बोला इक्वल सरफेस चार्ज डेंसिटी, इनका जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो इक्वल है। तो अब बोला है व्हाट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द कॉमन सेंटर, है ना। यहां पे मैंने आपको बताया कि V1 कितना और V2 कितना है, पर पोटेंशियल सिर्फ कहां पूछा है, पोटेंशियल सिर्फ यहां सेंटर पे पूछा है, सिर्फ इस सेंटर पे पूछा है। तो इस सेंटर को मैंने नाम दे दिया O, और अब अपन बात करते हैं पोटेंशियल, अपन O पे निकालते हैं पोटेंशियल एट O। तो बेटा देखो Q1 की वजह से जितना Q1 के सरफेस पे उतना ही पोटेंशियल O पे होगा, अंदर भी उतना ही होता है, तो Q1 की वजह से उसके सरफेस पे जितना है उतना O पे होगा, तो वही Ke Q1 बाई R, ये उसके सरफेस पे था उतना सेंटर पे होगा। और Q2 की वजह से जितना उसके सरफेस पे उतना अंदर, है ना, जितना Q2 की सरफेस पे उतना उसके अंदर, तो प्लस Ke Q2, ये होगा कॉमन सेंटर पे पोटेंशियल, ठीक है। अब सरफेस चार्ज डेंसिटी के फॉर्म में इसको लिखा जा सकता है, तो आप इसको लिख सकते हो VO बराबर, देखो बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट Ke को बाहर ले लो, Q1 को क्या लिखोगे, Q1 लिखा जाएगा सिग्मा 4 पाई छोटे r का स्क्वायर, Q2 को क्या लिखोगे, सिग्मा 4 पाई बड़े r का स्क्वायर, ठीक है। तो जब यहाँ पे आप Q1 पुट करोगे, देखते जाना, वहां पे Q1 पुट करोगे, ठीक है, तो छोटे r का स्क्वायर और नीचे r है ना एक, Q1 पुट करो, छोटे r का स्क्वायर और नीचे r है तो एक r बचेगा। सिमिलरली Q2 पुट करोगे तो ऊपर बड़े r का स्क्वायर और नीचे बड़ा r है तो प्लस r बचेगा, ठीक है। अब Q1 और Q2 दोनों में सिग्मा 4 पाई है, तो सिग्मा 4 पाई भी कॉमन आ सकता है, ठीक है, सिग्मा 4 पाई भी कॉमन आ गया। Ke की वैल्यू पुट करोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो क्या बचेगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट छोटा r प्लस कैपिटल R, ठीक है। कौन सा ऑप्शन सही मैच हो रहा है, ऑप्शन नंबर सी सही मैच हो रहा है, ऑप्शन नंबर सी सही मैच हो रहा है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है, सी, ठीक है। कॉन्सेंट्रिक शेल्स पे थोड़े और हायर लेवल के भी क्वेश्चंस आते हैं बेटा, तो जब हम एनसीईआरटी एक्सरसाइजेस और एग्जाम्पलर्स करेंगे, है ना, तो आपको जुड़े रहना है चैप्टर के एंड तक। वैसे तो मैंने आपको बोला कि आज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मोटा मोटी अपन खत्म कर रहे हैं, फिर अपन कंडक्टर्स और कैपेसिटेंस पढ़ेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इस चैप्टर के, है ना। लेकिन जब पूरा का पूरा चैप्टर फिनिश होगा तो अपन एक बार पोटेंशियल को और कैपेसिटेंस को मर्ज करके मिक्स्ड प्रॉब्लम्स, मिसलेनियस प्रॉब्लम्स करेंगे, तो आपको ये पूरा जो लेक्चर है पूरी तरीके से अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो मैंने आपको बोला था कि वैन डे ग्राफ जनरेटर जो है ये हम आज डिस्कस करेंगे, ठीक है। ऑफ कोर्स इसका नाम जो है इसके इन्वेंटर के नाम पे पड़ा हुआ है, ठीक है,
ये एक डिवाइस है, इसका नाम इसके इन्वेंटर के नाम पे पड़ा हुआ है। अमेरिकन फिजिसिस्ट थे रॉबर्ट जे वैन डे ग्राफ। ये अमेरिकन फिजिसिस्ट 1929 में जो है, इन्होंने एक तरीके से आप कह सकते हो कि ये एक चार्ज एक्सिलरेटर है। ये जो वैन डे ग्राफ जनरेटर है ये क्या है? ये चार्ज एक्सिलरेटर है। और अगर आपको चार्ज एक्सिलरेटर के बारे में कुछ भी नहीं पता, बिल्कुल भी कुछ भी नहीं पता है ना, तो भी आपको इतना जरूर पता होगा, आपने देखा होगा, मतलब सुना होगा कम से कम, कि बहुत हद तक जो साइंटिफिक क्वेस्ट है वो ये ढूंढने की कोशिश कर रहा है कि क्या स्पीड ऑफ लाइट इज एक्चुअली द फास्टेस्ट लिमिट ऑफ स्पीड, या उसको क्रॉस किया जा सकता है। तो ऐसे काफी सारे जो पार्टिकल एक्सिलरेटर्स हैं, है ना, वो बनाए जाते हैं ये टेस्ट करने के लिए कि व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिट ऑफ स्पीड टू विच अ पार्टिकल कैन बी एक्सिलरेटेड। वो तो अल्टीमेट क्वेश्चन है। बट इसके अलावा अगर एक पार्टिकल को काफी हाई, पार्टिकल मतलब कोई चार्ज, कोई आयन, उसको काफी हाई स्पीड पर एक्सिलरेट किया जाए, तो हाई स्पीड एक्सिलरेशन या हाई मतलब इफ पार्टिकल is able to attain very high speed, अगर कोई पार्टिकल काफी अच्छी बड़ी हाई स्पीड अटेन कर लेता है तो इससे क्या होता है? इससे न्यूक्लियर फिजिक्स में काफी मदद मिलती है। ठीक है, आप बाद में कभी पढ़ोगे रेडियो एक्टिविटी वगैरह, थोड़ा सा अभी सेकंड पार्ट फिजिक्स पार्ट 2 में आएगा। तो हाई स्पीड के साथ जो मूविंग पार्टिकल्स होते हैं, न्यूक्लियर पार्टिकल्स जो होते हैं, वो डिसइंटीग्रेशन कॉज करते हैं न्यूक्लियस का, रेडियो एक्टिविटी होती है, एटॉमिक स्ट्रक्चर को पढ़ने में मदद मिलती है, एक्सरेज के जनरेशन में मदद मिलती है। तो बहुत बड़ी एक डोमेन है साइंस की जो पार्टिकल के एक्सेलरेशन पे काम करती है। ठीक है, हालांकि वैन डे ग्राफ जनरेटर एक बहुत कह सकते हो कि एक मामूली पार्टिकल एक्सेलरेटर है। हालांकि ये मामूली पार्टिकल एक्सेलरेटर भी काफी हाई इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है। 8 to 10 मेगावोल्ट्स जो है, इतनी हाई इलेक्ट्रिक मतलब इतनी हाई वोल्टेज ये प्रोड्यूस कर सकता है। 1929 में वैन डे ग्राफ जनरेटर बना था और लगभग 1930, ठीक एक साल बाद, साइक्लोट्रॉन की डिस्कवरी हो गई थी। जब आप मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म पढ़ोगे चैप्टर 4 फिजिक्स का पार्ट 1 का, तो वहां पे आप साइक्लोट्रॉन के बारे में पढ़ोगे तो हमारे पास और भी ज्यादा सोफिस्टिकेटेड पार्टिकल एक्सेलरेटर्स हैं, और साइक्लोट्रॉन भी बहुत बेसिक हो जाता है, उसके ऊपर भी और भी एक्सेलरेटर्स आते हैं। तो जितना ज्यादा स्पीड से पार्टिकल एक्सेलरेट करता है उससे हम काफी फाइन स्ट्रक्चर्स ऑफ, आप कह सकते हो कि आप पढ़ोगे कि एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है, जब हम उसको फाइंड आउट करते हैं, क्रिस्टल, लेटिस, बॉन्ड, बहुत सारी चीजें आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो। तो ये जो आपकी फंडामेंटल कॉन्सेप्ट जो फिजिक्स में सीखी जाती है और फिजिक्स के प्रिंसिपल्स पे जब आप डिजाइनिंग करते हो और ऐसे एक्सेलरेटर्स बनाते हो, तो स्पेक्ट्रोस्कोपी में या केमिस्ट्री में इसका काफी बड़ा एक यूज होता है। ठीक है, सो इफ पार्टिकल इज एबल टू अटेन वेरी हाई स्पीड, इट हेल्प्स अस इन अंडरस्टैंडिंग structure of crystal, न्यूक्लियस, एटम, पता नहीं क्या क्या, और भी इसका डोमेन आगे बढ़ता जाता है। ठीक है, सो वंस अगेन वैन डे ग्राफ जनरेटर, रॉबर्ट जे वैन डे ग्राफ ने 1929 में जो है इनका कॉन्सेप्ट रखा था, डिजाइन करा था। अब ये है क्या चीज, इसका यहाँ पे एक बेसिक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा, मैं आपको समझा देती हूँ। ये जो अभी हमने पिछला क्वेश्चन करा है ना बेटा, ये पिछला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को प्रैक्टिकली यूज करना वैन डे ग्राफ जनरेटर है। कैसे? आप देखना, कोर में 2 शेल्स होते हैं, 2 शेल्स नहीं, एक शेल बेसिकली कह सकते हो। ये देखो, ये एक शेल है, क्या ये एक शेल है ना? तो आपको सर्कल दिख रहा है लेकिन ये स्फेरिकल शेल है। और स्फेरिकल शेल के बाहर देखो एक और शेल है। तो ये अपन ने 1 बोल दिया, ये 2 बोल दिया, तो 1 और 2 मिलकर क्या बन रहे हैं? कोसेंट्रिक शेल्स बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं बेटा? कोसेंट्रिक शेल्स। ठीक है, यहां देखो ये ग्राउंड लिखा है, 0 वोल्ट पोटेंशियल। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ये कहलाता है ब्रश। ये मेटालिक होता है और इसके पॉइंटेड एंड्स होते हैं। क्या होते हैं? पॉइंटेड एंड्स होते हैं। तो ये जो मेटालिक ब्रश है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इसको हाई वोल्टेज पे रखा जाता है। ठीक है, इसको हाई वोल्टेज पे रखा जाता है। और ये पॉजिटिव वोल्टेज पे रखा जाता है।
ठीक है, ये जो आपको दिख रही है ये ऑरेंज कलर की, ये एक रबर की पट्टी है, एक इंसुलेटिंग मटेरियल है, सिल्क या रबर कुछ भी हो सकता है ये, ठीक है। तो ये जो हाई पोटेंशियल पे मेटालिक ब्रश रखी हुई है, ये पॉजिटिव चार्जेस को, ये कन्वेयर बेल्ट की तरह काम करता है ना, कन्वेयर बेल्ट होती है। तो आपने क्या करना है, ये पुली है, यहाँ पे पुली चलानी है, ये बेल्ट ऊपर की तरफ चलेगी, और क्योंकि ये पॉजिटिव पोटेंशियल पे रखा हुआ है तो पॉजिटिव चार्जेस को ये बेल्ट के ऊपर स्प्रे करेगा। अब पुली चलेगी तो ये पॉजिटिव चार्जेस पहुंचेंगे ऊपर, फिर ऊपर एक और मेटालिक ब्रश है, ऊपर एक और मेटालिक ब्रश है जो बाहर वाले शेल से कनेक्टेड है, जो देखो बाहर वाले शेल से कनेक्टेड है, ठीक है। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज जाएंगे, ठीक है, चार्ज कैसे मूव करते हैं, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज जाएंगे ये सेंटर पे इकट्ठा नहीं होंगे, ये बाहर वाले शेल पे जाते जाएंगे, बाहर वाले शेल पे जाते जाएंगे। क्यों? क्योंकि जो अंदर वाला शेल है इसका पोटेंशियल लो है, सॉरी इसका पोटेंशियल हाई है ना, हमने पढ़ा था V1 ग्रेटर देन V2, अभी पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था ना V1 ग्रेटर देन V2। तो अंदर वाले जो शेल है उसका पोटेंशियल हाई है और बाहर वाले का लो है, तो इस वजह से जो पॉजिटिव चार्ज है बाहर जाते जाएगा, बाहर जाते जाएगा। एक टाइम ऐसा आएगा कि आउटर शेल के ऊपर काफी बड़ी मात्रा में चार्ज जो है कॉन्सेंट्रेट होने लगेगा, है ना। अब इतनी बड़ी मात्रा में जब ये चार्ज कॉन्सेंट्रेट होगा तो ये देख सकते हो बेटा, यहाँ पे कोई आयन सोर्स रखा हुआ है, डिस्चार्ज होने लगता है, चार्ज का डिस्चार्ज होने लगता है, और डिस्चार्ज आयंस जो हैं, डिस्चार्ज चार्जेस जो हैं, वो काफी हाई स्पीड से एक्सपेरिमेंटल एरिया में भेजे जाते हैं, जहां पे किसी क्रिस्टल स्ट्रक्चर की स्टडी करनी है, ठीक है, या किसी न्यूक्लियर टारगेट को हिट करना है, तो ये वहां काम आता है, ठीक है। तो एक मोटा मोटी स्ट्रक्चर मैंने आपको यहाँ समझा दिया है वेन डे ग्राफ का। है क्या एग्जैक्टली ये बेसिकली एक चार्ज एक्सिलरेटर है, चार्ज को एक्सिलरेट करने का काम करता है, ठीक है। और ये काम कैसे करता है चार्ज को एक्सिलरेट करने का, तो इसके मोटा मोटी कुछ चीजें जो है इसके बारे में वो जान लो। सबसे पहले तो इट कैन बिल्ड अप हाई वोल्टेजेस, ये काफी हाई वोल्टेजेस को बिल्डअप कर सकता है, ठीक है, कैन बिल्ड अप हाई वोल्टेजेस। कितना हाई? फ्यू मेगा वोल्ट्स, 10 की पावर 6 मतलब मेगा, फ्यू मेगा वोल्ट्स। और अप्रोक्सीमेटली जो कॉमन वेन डे ग्राफ जनरेटर्स होते हैं, ऑस्ट्रेलिया में एक है 15 मेगा वोल्ट्स का भी जनरेट करता है, 6 to 8 इंटू 10 की पावर 6 वोल्ट्स, इतना हाई वोल्टेज जो है कंपेयर टू ग्राउंड जो 0 वोल्ट पे आप ले रहे हो, तो उसके कंपैरिजन में 6 to 8 मेगा वोल्ट्स का वोल्टेज जो है ये जनरेट कर सकता है। क्योंकि हाई वोल्टेज जनरेट कर सकता है तो हाई, वेरी हाई इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर सकता है। ये जो हाई फील्ड है ये एयर की ब्रेकडाउन लिमिट तक पहुंच सकती है, और एयर की जो ब्रेकडाउन लिमिट है वो है 3 इंटू 10 की पावर 6 वोल्ट पर मीटर। इसका क्या मतलब है, एयर की ब्रेकडाउन लिमिट का क्या मतलब है? देखो एयर आपको पता है कि नॉन कंडक्टिंग होती है, एयर क्या है, इंसुलेटिंग है, नॉन कंडक्टिंग है। लेकिन अगर एयर को आप काफी हाई इलेक्ट्रिक फील्ड दे दो, बहुत ज्यादा हाई इलेक्ट्रिक फील्ड दे दो, तो उस केस में क्या होता है कि एयर जिन मॉलिक्यूल्स की बनी है ना, उसमें चार्ज जो है अलग हो जाता है, यानी बेसिकली आयोनाइज हो जाएगी एयर, है ना। और इस केस में एयर कंडक्टिंग बन जाती है, ठीक है। तो आप ये कह लो कि नॉन कंडक्टिंग एयर को कंडक्टिंग एयर बनाने के लिए जितनी फील्ड चाहिए ये उतनी फील्ड जो है आपको प्रोड्यूस करके दे सकता है, विच इज 3 इंटू 10 की पावर 6 वोल्ट पर मीटर, ठीक है। द रिजल्टिंग लार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड्स आर यूज्ड टू एक्सिलरेट चार्ज पार्टिकल्स। ये जो हाई इलेक्ट्रिक फील्ड्स हैं इससे चार्ज पार्टिकल्स को एक्सेलरेट करते हैं। किस तरीके के चार्ज पार्टिकल्स हो सकते हैं? इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स या फिर आयंस, ठीक है। टू हाई एनर्जीज नीडेड फॉर एक्सपेरिमेंट्स टू प्रोब द स्मॉल स्केल स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, है ना। तो इसका जो मेजर यूज यहाँ पे आपको दिया हुआ है, स्ट्रक्चर ऑफ मैटर के बारे में जानने के लिए चार्ज को एक्सेलरेट किया जाता है। कौन से चार्जेस? इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड आयंस को। कितनी हाई इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है? ब्रेकडाउन लिमिट ऑफ एयर तक की 3 इंटू 10 की पावर 6 वोल्ट पर मीटर। काफी हाई वोल्टेजेस, फ्यू मेगा वोल्ट्स। ये पूरी जो है आपकी एनसीईआरटी में ये डेटा आपको मिल जाएगा, गिवन है। और मैंने आपको पहले ही बोला है कि एनसीईआरटी की हर एक लाइन से नीट का या सीबीएसई का क्वेश्चन बन सकता है, इसीलिए ये लाइंस यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, इनको नोट कर लेना बेटा अच्छे से, ठीक है। अब एग्जैक्टली वंस अगेन वेन डे ग्राफ जनरेटर का प्रिंसिपल मैं आपको ढंग से समझा दूं, पिछले क्वेश्चन से अगर आपको ना समझ आया हो, है ना। तो बेटा है क्या चीज, देखो सबसे पहले आपने क्या करा, एक शेल ली, ठीक है, उसके बाहर एक और शेल ले ली, तो ये बन गई कॉन्सेंट्रिक शेल, ठीक है।
ओके, अब आपने क्या करा, कन्वेयर बेल्ट्स ले ली, रबर की बेल्ट्स, ठीक है। नेक्स्ट आपने क्या करा, यहां पे एक पुली लगा दी, ठीक है। नेक्स्ट आपने क्या करा, ठीक है, ये मेटल ब्रश है, इसको मैंने B1 लिख दिया, ठीक है। और यहां पे भी मेटल ब्रश है, इसको मैंने B2 लिख दिया। ये छोटा r, ठीक है, और ये जो रेडियस है ये बड़ा r, इसको 1 नाम दे दिया, इसको 2 नाम दे दिया। इसको अपन ने हाई वोल्टेज प्रोवाइड किया, ठीक है, इसको अपन ने हाई वोल्टेज प्रोवाइड किया, यहां पे अर्थिंग कर दी। सो अर्थ के कंपैरिजन में ये जो है, मतलब हाई वोल्टेज यहाँ पे वैरी कर सकता है डिपेंडिंग अपॉन द पर्पस ऑफ वैन डे ग्राफ जनरेटर, है ना। लेबोरेटरी में भी हम वैन डे ग्राफ जनरेटर यूज कर सकते हैं, मॉडल्स आते हैं जस्ट फॉर स्मॉल डेमोन्स्ट्रेशन, है ना, वैसे भी आते हैं। 220 वोल्ट का भी आप यहाँ पे सप्लाई दे सकते हो। 220 वोल्ट को ये काफी हाई वोल्टेज में कन्वर्ट कर देगा, ये जो बाहर की शेल है काफी हाई वोल्टेज बना देगी, ठीक है। ओके, ये जो है ये पुली है, ठीक है, और ये क्या है, ये मोटर से कनेक्टेड है, ठीक है, कनेक्टेड टू मोटर, ठीक है। ये पूरा का पूरा जो चैम्बर आपको दिख रहा है, ये पूरा का पूरा चैम्बर ये इंसुलेटेड होता है, ठीक है, इंसुलेटेड चैम्बर, ठीक है। ये रबर मटेरियल की कन्वेयर बेल्ट है, ठीक है, ये आपकी पुली हो गई, ठीक है। B1 B2 क्या है, मेटल ब्रशेस विथ पॉइंटेड एंड्स, विथ पॉइंटेड एंड्स। मैंने आपको जब चैप्टर 1 पढ़ाया था तब मैंने समझाया था कि पॉइंटेड एंड्स क्यों, अगर आपके पास इस तरीके का शेप है तो यहां पे जहां पे सरफेस एरिया कम है, या कह लो कि आपको दिख रहा है कि ये पॉइंटेड एंड है ना, पॉइंटेड सिरा, तो यहां पे सरफेस चार्ज डेंसिटी मोर होती है, ठीक है, यहां पे चार्ज कॉन्सेंट्रेशन मोर होता है, ठीक है, ज्यादा होता है, चार्ज कॉन्सेंट्रेशन इज मोर, इसीलिए यहाँ पे पॉइंटेड एंड्स यूज होते हैं। मेटल के जो ब्रश लाइक ऐसे स्पिंडल लाइक ये जो आपको दिख रहा है ऐसे यूज किया जाता है, यहाँ पे ज्यादा चार्ज जो है डेवलप हो जाएगा। कितना चार्ज, इतना चार्ज कि एक्चुअली ये मेटल इस बेल्ट को एक्चुअली टच नहीं कर रही, ये इसको एक्चुअली टच नहीं कर रही, लेकिन क्योंकि इसके ऊपर चार्ज कॉन्सेंट्रेशन इतना हाई है तो ये इस रबर बेल्ट के ऊपर क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज को इंड्यूस करेगा। ये इंड्यूस चार्जेस है बेटा, इस बेल्ट के ऊपर ये जो चार्जेस आपको दिख रहे हैं ये इंड्यूस चार्जेस हैं। सिमिलरली ये जो चार्जेस ऊपर जा रहे हैं ये इस मेटल के ऊपर चार्ज को इंड्यूस करेगा बेटा, ठीक है। तो ऐसा फील हो रहा है जैसे इसने पॉइंटेड एंड ने चार्ज को स्प्रे किया, बट एक्चुअली क्या हो रहा है, चार्ज बेल्ट के ऊपर इंड्यूस हो रहा है और यही चार्ज इधर इस मेटल एंड पे इंड्यूस होगा, और ये धीरे 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 क्या करेगा, इस जो बाहर वाली जो आपको शेल दिख रही है ना, इसकी बॉडी पर ये जो चार्ज है ये डेवलप होना शुरू हो जाएगा। आपको ये सिंपल स्ट्रक्चर समझ में आ गया। और अब फिर से एक बार इसका प्रिंसिपल देख लो बेटा, है ना, प्रिंसिपल, ये तो आपका हो गया कंस्ट्रक्शन, ये जो पोर्शन है ना, ये आप कह सकते हो कि ये हो गया कंस्ट्रक्शन ऑफ वैन डे ग्राफ जनरेटर। इसको कुछ लोग वैन डे ग्राफ बोलते हैं, कहीं वैन डे ग्राफ बोलते हैं, ठीक है, तो आपको जैसी अंग्रेजी अच्छी लगे। ये कंस्ट्रक्शन हो गया। प्रिंसिपल मैंने आपको बताया था, जो क्वेश्चन अपन ने पढ़ा है वही इसका प्रिंसिपल है, ठीक है। अब अगर मैं पोटेंशियल ऑन इनर स्फीयर, अंदर वाला जो शेल है उस पर पोटेंशियल निकालूं, ठीक है, तो इसके ऊपर मैंने चार्ज मान लिया क्या, Q1, और इसके ऊपर मैंने चार्ज मान लिया क्या, Q2, ठीक है। अब क्या होगा, अंदर वाले स्फीयर के ऊपर Q2 की वजह से जो पोटेंशियल होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट Ke, ठीक है, Q2
डिवाइडेड बाय रेडियस क्या है, बड़े वाले स्फीयर का रेडियस क्या है, बड़ा आर, ठीक है, तो बड़ा आर। और अंदर वाले स्फीयर पे खुद के चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल हो जाएगा के Q1 बाय छोटा आर। ऐसे ही V2 बाहर वाले स्फीयर पे खुद के चार्ज की वजह से के Q2 बाय बड़ा आर, और अंदर वाले स्फीयर की वजह से बाहर वाले स्फीयर पे कितना हो जाएगा, के Q1 बाय बड़ा आर। फिर आप V1 माइनस V2 निकालते हो तो ये टर्म कैंसिल हो जाती है, ठीक है, और आपको मिलता है के Q1 बाहर ब्रैकेट में 1 बाई आर माइनस 1 बाई कैपिटल आर, और इसमें आर कैपिटल आर से छोटा है तो 1 बाई आर 1 बाई कैपिटल आर से बड़ा होगा, इसीलिए V1 माइनस V2 ग्रेटर देन 0 होगा, इसीलिए V1 V2 से बड़ा होगा। यही प्रिंसिपल है वैन डे ग्राफ जनरेटर का। तो इनर शेल will always have higher potential than outer shell, ठीक है। अब क्योंकि अंदर वाले के पास ज्यादा पोटेंशियल है, बाहर वाले के पास कम है, तो जब भी चार्ज अंदर वाले शेल के पास जाएगा तो वो अंदर नहीं टिकेगा, वो बाहर चला जाएगा। इसीलिए हमने इसको कनेक्ट करके रखा है एक मेटल पॉइंटेड हेयर ब्रश नहीं, मेटल ब्रश, ठीक है, करके रखा हुआ है इसके साथ कनेक्ट, ठीक है, ओके। तो बेटा इस तरीके से चार्ज जो है आउटर वाले शेल पे डेवलप होता जाएगा। अब आप सोचो एक बात, ये बाहर वाली शेल है, ये शेल नंबर 2 है, ठीक है, ये शेल नंबर 1 है, ठीक है, इस पे चार्ज डेवलप हो रहा है, कह रहा है लाते जाओ मैं लेता जाऊंगा, है ना, जितना चार्ज इसको आप देते जाओगे ये उतना चार्ज लेता जाएगा, ये लेता जाएगा चार्ज। एक टाइम ऐसा आएगा जब इन चार्जेस के बीच में आपस में रिपल्जन बढ़ता जाएगा। भैया इस पे कितना चार्ज दोगे, चार्ज जितना ज्यादा देते जाओगे ये चार्ज एक दूसरे से, लाइक चार्जेस हैं, एक दूसरे से उतना दूर जाने की कोशिश करते जाएंगे, है ना, और ये जितना एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करते जाएंगे उतना इसका जो पोटेंशियल है वो इंक्रीज होता जाएगा, है ना। पोटेंशियल तो खैर वैसे ही इंक्रीज हो रहा है, आपको पता है कि शेल का पोटेंशियल जो है उस पे अमाउंट ऑफ चार्ज बढ़ाते जाओ तो पोटेंशियल उसका जो है बढ़ता जा रहा है, ठीक है, पोटेंशियल इंक्रीज होता जा रहा है। अब इस हाई पोटेंशियल की वजह से एक टाइम ऐसा आएगा, ठीक है, कि अगर आप इसके पास टेस्ट करना चाहो तो ऐसे सैंपल वैन डे ग्राफ भी मिलते हैं, है ना। इसके पास अगर आप कोई दूसरी मेटालिक कंडक्टिंग शेल ले आओ तो आप इसको चेक कर सकते हो, यहां से इलेक्ट्रिक स्पार्क निकलेगा, ठीक है। क्यों निकलेगा इलेक्ट्रिक स्पार्क, क्योंकि इतना हाई पोटेंशियल है, इसने इतनी हाई इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर दी है कि इसने पास की एयर को आयोनाइज कर दिया है। एयर की जो फील्ड की जो ब्रेकडाउन लिमिट है ये उसको पार कर गई, उसके क्लोज पहुंच चुकी है, ठीक है, तो पास की एयर को आयोनाइज कर दिया। अब जो फ्री चार्जेस हैं वो एक इलेक्ट्रिक स्पार्क के रूप में, इलेक्ट्रिक स्पार्क या इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज के रूप में आपको यहां से दिखेंगे, इस स्फीयर के ऊपर से दिखेंगे। कोई कंडक्टर ले आओ तो चज़ करके उसके ऊपर चार्ज जो है डिस्चार्ज लेने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो ये जो है ये एक्सपीरियंस किया जा सकता है वैन डे ग्राफ जनरेटर के साथ, ठीक है। चाहो तो आप एक छोटा वैन डे ग्राफ जनरेटर खुद अपने घर पे एक मॉडल बना सकते हो, जो मैंने आपको प्रिंसिपल बताया उसके बेसिस पे। एक और बात, अगर आप वैन डे ग्राफ जनरेटर के ऊपर ऐसे हाथ रख दोगे, है ना, ऐसे हाथ रख दिया चप्पल पहन के, ऑफ कोर्स आपका जो फुट है ना, वो इंसुलेटेड होना चाहिए, और उसको ऐसे हाथ रखोगे तो वो चार्ज जब आपकी बॉडी में ट्रांसफर होगा तो आपके बाल ऐसे उड़ जाएंगे। ऐसे बहुत फैसिनेटिंग एक्सपेरिमेंट्स होते हैं जो किए जाते हैं ना, तो आपके बाल जो है एक दूसरे से, आप बेसिकली एक इलेक्ट्रोस्कोप के तरह बिहेव करना शुरू कर दोगे, आपके हेयर के सारे स्ट्रैंड्स के ऊपर इक्वल चार्ज आ जाएगा, सेम चार्ज आ जाएगा, और ये स्ट्रैंड्स एक दूसरे को रिपेल करना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो ये फैसिनेटिंग एक्सपेरिमेंट्स होते हैं जो वैन डे ग्राफ के ऊपर किए जा सकते हैं। हालांकि इसका प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर एग्जाम पर्पस, ठीक है बेटा। तो इसका कंस्ट्रक्शन और वर्किंग जो है आप अपने नोट्स में लिख लेना, जो मैंने आपको शब्दों में बयान करा है आप नोट्स में उसकी वर्किंग प्रॉपर तरीके से लिख लेना, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग टुडे। आज के लेक्चर में इतना ही।
नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर्स पढ़ेंगे। ओके, सो थैंक यू सो मच बच्चा पार्टी।